हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत आपको 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इफ़ चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड, विच कंट्री स्टैंड्स सेकेंड? यदि चीन विश्व में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है तो कौन सा देश दूसरे स्थान पर है? ऑप्शंस हैं इंडिया, जापान, रशिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इसका आंसर अभी दे देंगे। और करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप, इसी नाम से हमारा चैनल है करंट अफेयर्स फंडा। डेली हम यहाँ पर स्टैटिक और करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं। सलहोतुओ नुओ क्रूज हैज़ बिकम नागालैंड्स फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर, विच पार्टी डज शी रिप्रेजेंट? पूछ रहे हैं, सलहोतुओ नुओ क्रूज नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी है, वह किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी होगा, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि एनडीपीपी। आपको जानना चाहिए, सलहोतुओ नुओ क्रूज ये नागालैंड की 60 मेंबर जो असेंबली है इसमें सेलेक्ट हुई हैं, वुमेन है। और आपको बता दें, ये स्टेट की फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर भी बन गई, यानी कि इनको कैबिनेट में जगह दी गई है। एक्चुअली हुआ ऐसा है कि नागालैंड की असेंबली में 60 मेंबर्स हैं और उसमें जो अब चुन के आए हैं उनमें 2 महिला भी चुन के आई हैं, ठीक है। दूसरी जो है उनके बारे में भी देखेंगे, उनमें से एक ये है, सलहोतुओ नुओ क्रूज, ठीक है। तो इन्हें मिनिस्टर बनाया गया है। आपको जानना चाहिए, नागालैंड की चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली है निफियो रियो ने और 5th टाइम ये स्टेट का नेतृत्व करेंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 महिलाएं चुनकर आई हैं, तो एक तो हो गई हैं ये सलहोतुओ नुओ क्रूज और दूसरी है हेकानी जखालू। इनके बारे में हमने पहले भी देखा था क्वेश्चन में। तो ये दोनों ही महिलाएं नागालैंड की असेंबली में चुनी गई हैं और आपको बता दें सेम पार्टी से हैं, जो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी, इसी पार्टी से हैं दोनों। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू एन आईएएफ कमांड पोस्ट? आईएएफ कमांड पोस्ट पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, शालिजा धामी। देखिए, आपको जानना चाहिए कि पहली बार कोई कमांड की अपॉइंटमेंट की गई है किसी वुमेन ऑफिसर की इंडियन एयरफोर्स में और इनका नाम है ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी। तो ये वेस्टर्न सेक्टर में जो फ्रंटलाइन कमांड यूनिट है यहाँ पर नियुक्त इनको किया गया है। आपको बता दें, ग्रुप कैप्टन धामी को 2003 में कमीशन किया गया था एज अ हेलीकॉप्टर पायलट और 2800 आवर्स से ज़्यादा का इनके पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। अच्छा, 2-3 चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। एक तो भावनाकांत, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी, इनके नाम आपने सुने होंगे। ये तीनों ही फर्स्ट कॉम्बैट पायलट हैं और इन तीनों को ही इंडियन एयरफोर्स फाइटर स्क्वाड्रन में इंडक्ट किया गया था जून 2016 में। और मई 2019 में जो भावना कांत हैं, ये फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बनी थी भारत में, जिन्होंने कॉम्बैट मिशंस के लिए क्वालिफाई किया था। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पर यहाँ पर ऐड किया है ताकि आपका पिछला भी थोड़ा रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये नाम चर्चा में रहते हैं ना।
इन विच ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन March 10। 10 मार्च को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस किस वर्ष मनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 2022। देखिए 10 मार्च को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाइड जो वुमेन जजेस हैं उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है, साथ ही जो जेंडर इक्वालिटी है उसको भी बढ़ावा मिलता है। आपको जानना चाहिए जो 2023 में जो कैंपेन थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस का, ये है वुमेन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस। और आपको जानना चाहिए सबसे पहली बार ये डे 10 मार्च 2022 को मनाया गया था। कुछ 3 महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक तो जस्टिस फातिमा बीवी, ये फर्स्ट वुमेन जज रही सुप्रीम कोर्ट की 1989 में। दूसरा नाम है लीला सेठ, ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस रही किसी स्टेट हाई कोर्ट की भारत में। तो ये चीफ जस्टिस बनी थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की 1991 में। डिफरेंस याद रखिएगा, ये चीफ जस्टिस बनी है हाई कोर्ट की। इनसे ऊपर जो है फातिमा बीवी, ये क्या है, फर्स्ट वुमेन जज है, ना कि चीफ जस्टिस, फर्स्ट वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट की। और तीसरी है अन्ना चंडी, ठीक है, अन्ना चंडी ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि किसी हाई कोर्ट की जज रही है। और इनसे पहले लीला सेठ क्या थी, चीफ जस्टिस, ठीक है। तो ये क्या रही है, जज रही है। तो 1967 में हाई कोर्ट ऑफ केरल में ये जज के तौर पर कार्यरत थी। Who won Professional Photographer of the Year Award at the 8th National Photography Awards? 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है शशि कुमार रामचंद्रन। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन, इन्होंने 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स को प्रेजेंट किया है न्यू दिल्ली में। तो नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड से महत्वपूर्ण है, जानिएगा। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शिप्रा दास को दिया गया है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड ये शशि कुमार रामचंद्रन को दिया गया है। और एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड ये अरुण शाह को दिया गया है। आपको जानना चाहिए टोटल 13 अवार्ड्स इसमें दिए गए हैं। बाकी के जो अवार्ड हैं वो स्पेशल मेंशन अवार्ड्स हैं, ठीक है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए एग्ज़ाम बेस्ड पर। ये 3 महत्वपूर्ण थे। तो इसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसमें 3 लाख रुपये का कैश प्राइज़ है। वहीं अगर हम बात करें प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड, इसमें 1 लाख रुपये का प्राइज़ है। और एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड में 75,000 का प्राइज़ है। हाउ मैनी वीमेन वर कन्फर्ड विद द स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 36। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ये प्रेजेंट किए। साथ ही जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 इसको भी लॉन्च किया है इसको भी लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। तो देखिए 33 वुमेन चैम्पियंस ऑफ वाटर सैनिटेशन हाइजीन वॉश, ये वॉश की फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो 36 वुमेन जो कि इस कैंपेन से जुड़ी हैं वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन से, तो इनको ये स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया है। इस मौके पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उन वुमेन अचीवर्स को भी सम्मानित किया है जिन्होंने ODF प्लस मॉडल विलेजेस, हर घर जल विलेजेस, वाटर कंजर्वेशन, इन सभी अपना योगदान दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कैच द रेन 2023 कैंपेन भी लॉन्च किया है ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। और इसका थीम है सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर और इसकी टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। हु वॉज सत्यव्रत मुखर्जी? सत्यव्रत मुखर्जी कौन थे? ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी's वेस्ट बंगाल यूनिट, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। देखिए फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर सत्यव्रत मुखर्जी, इनका हाल ही में 90 की एज में निधन हो गया है। आपको बता दें फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं और ये बीजेपी की टिकट पर 1999 में कृष्णनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने गए। आपको बता दें अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार रही 1999 से 2004, इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी रहे हैं।
आपको जानना चाहिए बीजेपी की जो वेस्ट बंगाल यूनिट है इसके प्रेसिडेंट भी रहे 2008 से 2009 तक। अच्छा, एक और ऑपॉर्चुनिटी साथ में देख लेते हैं। इनको आप जानते होंगे, बॉलीवुड एक्टर, राइटर, डायरेक्टर सतीश कौशिक, जिन्हें मिस्टर इंडिया जो मूवी आई थी उसमें कैलेंडर के तौर पर हम जानते हैं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया 67 की एज में। Which INS is participating in the International Maritime Exercise Cutlass Express 2023 being held in the Gulf region? खाड़ी क्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2023 में कौन सा INS भाग ले रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, INS त्रिकंठ। देखिए, INS त्रिकंठ ये इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज या कटलास एक्सप्रेस 2023 में पार्टिसिपेट कर रहा है गल्फ रीजन में। आपको बता दें, ये जो IMXC-23 है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है वर्ल्ड की, और इंडियन नेवी का ये पहला पार्टिसिपेशन है इस तरह की इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज में। The maiden joint military exercise Fringex 23 between Indian Army and French Army was conducted in which state? भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, केरल। आपको जानना चाहिए पहला ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है फ्रिंजेक्स 23, जैसे ये नाम से पता चल रहा है कि इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में है। ये पंगौड़ मिलिट्री स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया 7 और 8 मार्च 2023 को। आपको जानना चाहिए दोनों ही नेवीज़ की ओर से जो है, अगर हम भारत की नेवी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम बेस्ड इंडियन आर्मी ट्रूप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, वहीं फ्रेंच 6th लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। Where was the 2-day millet mahotsav organized by the Ministry of Food Processing Industries? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय मोटा अनाज महोत्सव का आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए, आगरा है। तो मिलेट को क्या बोलते हैं? मोटा अनाज। देखिए, 2 दिन का मिलेट महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा आगरा, उत्तर प्रदेश में। आपको जानना चाहिए कि 3 से 5 नवंबर 2023 के बीच में प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में एक मेगा फूड इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा इसी मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसका नाम होगा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जब बात हो रही है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन्स का भारत में, और कंट्री का जो टोटल फूड ग्रेन आउटपुट रहा 2020-21 में, उसमें 18.89% शेयर उत्तर प्रदेश का रहा है। Where has the world's first 200-meter long bamboo crash barrier been installed? विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, वानी वरोरा हाईवे। देखिए, आत्मनिर्भर भारत के तहत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकम्पलिशमेंट हमने अचीव की है। किसके साथ? हमने वर्ल्ड का फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर को डेवलप किया है, जिसे वानी वारोरा हाईवे विदर्भ महाराष्ट्र में इंस्टॉल किया गया है। तो आप देख रहे हैं ना, ये जो बैरियर बना हुआ है ताकि कोई क्रैश वगैरह हो तो गाड़ी दूसरे पार ना जा पाए, रुक जाए इससे टकरा कर, ज़्यादा क्षति ना हो। तो याद रखिए कहाँ पर? विदर्भ महाराष्ट्र में, वानी वारोरा हाईवे पर। तो इसमें जो बम्बू स्पीसीज यूज़ की गई है ये बम्बूसा बाल्कोआ है, साथ ही क्रियोसोट ऑयल भी यूज़ किया गया है, और इसको कोट किया गया है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन से। विच इंडियन स्टेट होस्टेड द वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर 2023? किस भारतीय राज्य ने वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर 2023 की मेज़बानी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए, गोवा है। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर गोवा 2023 टूर्नामेंट की जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसको अटेंड किया है पणजी में। इसके रिजल्ट देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण रहेंगे। मेंस सिंगल्स टाइटल जीता है लियांग जिंगकुन ने, वीमेंस सिंगल्स जीता है वांग यीदी ने, और मेंस डबल्स की बात करें तो आंग जायूंग और चो स्यूंग विन ने। वीमेंस डबल्स भी देख सकते हैं, इस तरह से मिक्स डबल्स भी आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? मेंस सिंगल्स और वीमेंस सिंगल्स। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े मैं आपको बता दूं, EPFO के लिए आप में से कई एस्पिरेंट्स के डाउट आ रहे थे किस बुक से पढ़ें, किस तरह तैयारी करें। तो बुक्स की लिस्ट मैंने वीडियो बनाई है, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें बताया हुआ है कि किस तरह से आप खुद से तैयारी कर सकते हैं बुक से। मिनिमम बुक्स, ठीक है, से ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं।
Mimosa Networks is being sold to Reliance Jio's Redisis for how much by Airspan Networks? Airspan Networks द्वारा Mimosa Networks को Reliance Jio की Redisis को कितने में बेचा जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन बी है $60 मिलियन। देखिए आपको जानना चाहिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जियो प्लेटफॉर्म है, इसकी एक यूनिट है, इसका नाम है रेडिसिस कॉर्प। तो ये क्या कर रही है, ये यूएस बेस्ड आईटी सर्विसेज कंपनी है एयरस्पान नेटवर्क्स होल्डिंग्स। तो इससे मिमोसा नेटवर्क्स को बाय कर रही है $60 बिलियन में। ठीक है, तो इतना ही जानना है हमें। और ये एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, यदि हम बैंकिंग एग्जाम्स की नज़र से देखें वहाँ पर पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। What is the term used to define international waters that lie outside the jurisdiction of any country? किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय जल को परिभाषित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, हाई सीज। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया है यहाँ पर आपको मालूम चलेगा। देखिए हाल ही में गवर्नमेंट्स मीटिंग्स हुई हैं यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क सिटी में, और यहाँ पर जो 52 कंट्रीज़ का एक कोलिशन है ये एग्री किया है कि हम जो हाई सीज़ में जो मैरीन लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह की कोई भी ट्रीटी नहीं है। तो एक नई ट्रीटी साइन हुई है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए किससे संबंधित है। देखिए दिसंबर के महीने में मॉन्ट्रियल में एक 30x30 डील हुई थी, है ना। 30x30 का मतलब क्या है कि 30% ऑफ अर्थ लैंड एंड ओशन को कंजर्व करना है 2030 तक। ठीक है, तो इस डील से ही संबंधित इसको भी जोड़ा जा रहा है कि ये जो 30x30 डील है इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी ये वाली डील जो हाई सीज से संबंधित अभी साइन की गई है। अब हाई सीज होता क्या है ये आपको जानना चाहिए। देखिए कुछ कंट्री देखिए जो समुद्र हम देखते हैं उसमें हर कंट्री का अपना अपना रीजन होता है जिस पर उसका अधिकार होता है। तो हाई सीज में क्या है, हाई सीज कहाँ से शुरू होता है, किसी भी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो बॉर्डर है वहाँ से शुरू होता है और 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है अगर हम कोस्ट लाइन से देखें। तो ये किसी भी कंट्री के जुरिडिक्शन में नहीं आता, यानी कि फ्री वाटर होता है, हाई सीज इसको बोलते हैं। तो अब जब ये ट्रीटी लागू हो जाएगी तो इससे क्या होगा, अब जो ये हाई सी वाला जो वाटर है इसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। अभी इसको प्रोटेक्शन के लिए कोई भी ट्रीटी नहीं है। आपको बता दें जो वर्ल्ड का ओशन है तो उसमें हाई सी ये 60% से ज़्यादा है, यानी कि जिस पर किसी का अधिकार नहीं है। और आपको भी जानना चाहिए कि लगभग 1% ऑफ हाई सीज आर प्रोटेक्टेड, केवल 1% हाई सी ही जो है प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो इसको सेव करने की काफ़ी नीड है, इसलिए महत्वपूर्ण ट्रीटी है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फुली इंडिजनाइज्ड फ्यूज दैट द इंडियन नेवी रिसीव्ड रिसेंटली? भारतीय नौसेना को हाल ही में प्राप्त पूर्ण स्वदेशी फ्यूज का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन सी है, YDB-60। देखिए इंडियन नेवी को हाल ही में फुली इंडिजनाइज्ड फ्यूज जिसका नाम YDB-60 है ये प्राप्त हुआ है। ये कहाँ पर यूज़ होगा? अंडर वाटर रॉकेट RGB-60 के लिए, जो एंटी सबमरीन वारफेयर रॉकेट है RGB-60, तो यहाँ पर इसे यूज़ किया जाएगा फ्यूज को। तो देखिए जो एम्यूनिशन है हमारे पास है ना, तो उसके लिए यूज़ होते हैं फ्यूज़, ताकि जो एम्यूनिशन है उसको डिटोनेट करना हो, अगर जैसे ब्लास्ट करना हो तो उसके लिए फ्यूज़ यूज़ होते हैं ना, तो वही फ्यूज़ है ये YDB-60। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये भारत में ही बना है और एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने दिया है, प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी ने ये इनको प्रोवाइड करा इंडियन नेवी को। तो कौन सी कंपनी है? इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड नागपुर, इन्होंने ये हैंड ओवर किया है। जो वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ है हमारे SN गवर्नमेंट ने इनको। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द MOU एक्सटेंशन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड NIFT? ग्रामीण विकास मंत्रालय और NIFT के बीच समझौता ज्ञापन विस्तार का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, टू प्रोवाइड डिज़ाइन सपोर्ट फॉर प्रोडक्ट्स मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को एक्सटेंड किया है किसके साथ? NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ। इसके तहत जो NIFT है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उनको डिज़ाइन सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत बनाए जा रहे हैं।
आपको बता दें इससे पहले जब ये मेमोरेंडम साइन किया गया था तो ये 23 अक्टूबर 2019 को साइन किया गया था 3 साल तक के लिए, तो अब इसको एक्सटेंड कर दिया है। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मिनिस्ट्री से ही संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन्होंने एक नशा मुक्त भारत अभियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू के साथ। कहाँ पर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, न्यू दिल्ली में। In which state 7 floating jetty projects situated on Gurupura River and Netravati River have been sanctioned by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways recently? हाल ही में किस राज्य में गुरुपुरा नदी और नेत्रावती नदी पर स्थित 7 फ्लोटिंग जेटी परियोजनाओं को बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक में 7 फ्लोटिंग जेटी प्रोजेक्ट्स जो कि गुरुपुरा रिवर एंड नेत्रावती रिवर पर मौजूद हैं, इन्हें सैंक्शन कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। तो टूरिज्म इन्हेंसमेंट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में ये कारगर रहेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट हैं ये 100% फंडिंग दी जा रही है इसको मिनिस्ट्री के द्वारा। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है, 26 करोड़ रुपये की फंडिंग यहाँ पर दी जा रही है। ये पूरा जो जेटी प्रोजेक्ट है सागरमाला प्रोग्राम के तहत लिया गया है। Which country's delegation participated in the 6th meeting of the Joint Working Group on Aircraft Carrier Technology Cooperation? विमान वाहक प्रौद्योगिकी सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक में किन देशों के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया एंड यूएस। देखिए, जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन यानी कि JWGACTC, इसकी जो 6th मीटिंग है ये हाल ही में संपन्न हुई है। आपको बता दें जो ग्रुप है इसको इंडो यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव DTTI के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और ये जो 6th मीटिंग हुई है इसमें 11 मेंबर यूएस डेलीगेशन ने भारत में विजिट किया, खास करके दिल्ली और कोची में, जहाँ पर हमारी डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस हैं उनको विजिट किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको देखना चाहिए, ऐसा ही है तो एक साथ मैं कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। देखिए, भारत ने हाल ही में फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान इसको होस्ट किया है। तो इसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान रिपब्लिक और रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनके जो स्पेशल एनवॉयज हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। साथ ही यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स UNODC और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके भी जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो क्या नाम है इसका? इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान। When was the special window for affordable and mid-income housing यानी कि स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड launched to give relief to home buyers of stalled projects? रुकी हुई परियोजनाओं के घर खरीदारों को राहत देने के लिए सस्ते और मध्यम आय वाले आवास निवेश फंड स्पेशल विंडो को कब शुरू किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 2019। देखिए, क्यों लिया गया है क्वेश्चन, ये जानिएगा। आपको जानना चाहिए स्वामी, इसका मतलब है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड। ये इंडिया का लार्जेस्ट सोशल इम्पैक्ट फंड है। देखिए, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि रुके हुए हैं, कुछ फंड की कमी या फिर कुछ कोई भी दिक्कत आ गई हो, तो उनको कंप्लीट करने से संबंधित ये एक इन्वेस्टमेंट फंड है जो रुके हुए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपको बता दें ये कैटेगरी सेकंड AIF डेप्ट फंड है जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। आपको बता दें ये फंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड है और इसको मैनेज किया जाता है SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड जो कि स्टेट बैंक ग्रुप कंपनी है। और इस तरह का कोई भी फंड ना तो इससे पहले था और ना ही हाल फिलहाल में है। इसने 15,530 करोड़ रुपए अब तक रेस कर लिए हैं, ये आपको जानना चाहिए। और जो स्ट्रेस्ड ब्राउनफील्ड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। आपको जानना चाहिए अब तक 130 प्रोजेक्ट्स को ये फाइनल अप्रूवल दे चुका है 12,000 करोड़ रुपए की लागत से, और 2019 से शुरू हुआ। ठीक है, तो इन 3 सालों में अब तक 20,557 होम्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और लक्ष्य है कि अगले 3 सालों में 81,000 होम्स को कंप्लीट कर लिया जाए। आपको जानना चाहिए हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है 50 बिलियन रुपीस से। तो इस तरह से टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई है इसमें 155.3 बिलियन रुपीस की।
Who authored the book titled India's Vaccine Growth Story from Cowpox to Vaccine Maitri? India's Vaccine Growth Story from Cowpox to Vaccine Maitri नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है सज्जन सिंह यादव। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मानसुख मांडविया, इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया जिसका नाम है इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। इसको लिखा है सज्जन सिंह यादव ने, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडिशनल सेक्रेटरी हैं। कहाँ पर लॉन्च किया गया इसको? वर्ल्ड बुक फेयर 2023 प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। एक और बुक हम साथ में जान लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री बिहार समीर कुमार महासेठ, इन्होंने एक बुक को रिलीज किया जिसका टाइटल है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। इसके एडिटर है अभय कुमार। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द 4-year ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ऑफ विच IIT। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस IIT के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में 4 वर्षीय ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है IIT मद्रास। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इन्होंने 4 साल का एक ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इसको लॉन्च किया है IIT मद्रास में। तो बैचलर तो है ही ये कोर्स, साथ में आप इसमें मल्टीपल एग्जिट भी ले सकते हैं, यानी कि अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो फाउंडेशनल लेवल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा सकता है, डिप्लोमा भी प्रोवाइड कराया जा सकता है इसमें, और पूरा करते हैं तो आपको इसमें बैचलर ऑफ साइंस डिग्री भी प्रोवाइड कराई जाती है। आपको बता दें IIT मद्रास का इस तरह का दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले इन्होंने एक डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन में भी बैचलर ऑफ साइंस डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया था, और जब ये लॉन्च किया था तब 1-2 एग्जाम में देखा भी गया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखने में हल्का लग रहा होगा पर महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। Which edition of ASEAN India Business Summit took place in Kuala Lumpur, Malaysia? ASEAN India Business Summit का कौन सा संस्करण मलेशिया के कुआलालंपुर में संपन्न हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है 5th। देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने ASEAN इंडिया बिजनेस समिट का 5th एडिशन को एड्रेस किया है, संबोधित किया है कुआलालंपुर मलेशिया में। इस बिजनेस समिट की थीम रही स्ट्रेंथनिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड ASEAN इंडिया इकोनॉमिक रिलेशंस फॉर स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। यहाँ आपको ASEAN के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानने चाहिए। हेडक्वार्टर्स जकार्ता इंडोनेशिया में है। 8 अगस्त को हम ASEAN डे सेलिब्रेट करते हैं। ASEAN का मोटो है 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। 1967 में ASEAN की स्थापना की गई थी, जब ASEAN डिक्लेरेशन, जिसे बैंकॉक डिक्लेरेशन कहते हैं, ये साइन किया गया इसके फाउंडिंग फादर्स के द्वारा, यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड के द्वारा। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो 10 मेंबर स्टेट्स हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया एंड वियतनाम। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। व्हेन डिड द स्टेट ऑफ नागालैंड कम इनटू बीइंग? December 1st, 1963। द चिप्स एक्ट इज अ स्टैट्यूट enacted by which country? US. Who is currently serving as the governor of Meghalaya? Faku Chauhan. Mohammad Zia Al Sudani is the prime minister of which country? Iraq. After 2 groups of cheetahs from Namibia and South Africa arrived in India between September 2022 and February 2023, how many cheetahs does the Kuno National Park in Madhya Pradesh currently host? Right answer is 20। और आपने से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्वोकिंग सेक्शन 27 ऑफ द मनरेगा एक्ट, द सेंटर हैज़ बीन विदहोल्डिंग फंड्स फॉर विच स्टेट सिंस December 2021। ये मनरेगा है, ठीक है, इसमें ए छूट गया है। तो मनरेगा एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट किस स्टेट को दिसंबर 2021 से फंड्स नहीं दे रही है, ये आपको बताना है। Huawei is company from which country? Blenderbot is a public chatbot by which company? By which year India has committed to eliminating rabies? Money Control India FinTech Conclave held in which city? This year, the month of February was the hottest so far since which year in history? तो इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।